नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी क्या मैं आपको मम्मी कहकर बुला सकती हूँ। ऋतु की गर्भावस्था में उसके ससुराल वाले सभी लोग उसका पूरा ख्याल रख रहे थे। भारी सामान ना उठाने देना, खाने पीने में पौष्टिक भोजन देना और हर तरह से ऋतु को खुश रखना ताकि आने वाले बच्चे पर नकारात्मक असर ना पड़ जाए। और ऋतु भी जितना उससे हो सकता था थोड़ा बहुत काम करती रहती थी, ताकि सासू माँ को ज्यादा काम ना करना पड़े। ऋतु को हमेशा लगता रहता था कि उसकी गर्भावस्था के कारण सासू माँ को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, और सावित्री जी मन ही मन अपने आप में लगता था कि चाहकर भी मैं बहू को पूरा आराम नहीं दे पा रही हूँ। इस तरह सास बहू दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखने की कोशिश व प्रयास में रहती। घर के सभी लोग आने वाले बच्चे को लेकर बहुत उत्सुक थे, क्योंकि कई वर्षों के बाद बच्चे की किलकारी घर में गूंजने वाली थी। वैसे तो घर में सभी को बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सासू माँ के मुख से कभी कभी निकल ही जाता कि मेरा कुल दीपक आने वाला है। मैं अपने पोते के लिए ऐसा करूंगी, मैं अपने पोते को ऐसा खिलाऊंगी, इतनी बड़ी पार्टी देंगे, इतने सारे मेहमानों को बुलाएंगे आदि। यह सब सुनकर ऋतु भी मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती कि हे ईश्वर मुझे बेटा ही देना, ताकि मम्मी जी की मनोकामना पूरी हो। और कुछ समय के बाद आखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। डिलीवरी के बाद जैसे ही नर्स ने कहा कि कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है, तो मैं मम्मी जी के बारे में सोचकर मन ही मन उदास हो गई। नॉर्मल डिलीवरी होने से मुझे उसी दिन अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। मैं मन ही मन डर रही थी कि अब मम्मी जी का व्यवहार न जाने कैसा रहता है। मम्मी जी अब मुझसे अच्छे से बात करेंगी कि नहीं, बच्ची को अच्छे से खिलाएंगी कि नहीं, क्योंकि उन्हें तो अपने कुल दीपक की मतलब पोते की चाह थी। घर आने पर भी मुझे बार बार लग रहा था कि मम्मी जी अब अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगी कि तब व्यक्त करेंगी जब भी सासू माँ कमरे में आती, तो मैं उनका चेहरा पढ़ने की कोशिश करती। मनोविज्ञान में MA करने के बाद भी आज भी मम्मी जी का चेहरा पढ़ने में खुद को असमर्थ पा रही थी। बच्ची को देखने रिश्तेदार और पड़ोसी भी आने लगे थे। सासू माँ घर का सारा काम करके ऋतु और बच्ची का पूरा ख्याल रख कर खुशी खुशी आने वालों का स्वागत भी कर रही थी। ऋतु का ध्यान आने वाले लोगों की और सासू माँ की बातचीत पर ही लगा हुआ था, ताकि मम्मी जी के मन की बात वो समझ सके। जया आंटी कह रही थी, देखो सावित्री बहन, तुम्हें तो पोता ही चाहिए था, लेकिन हुई तो पोती, इसलिए ज्यादा लाड मत लडाना, और गोंद के लड्डू में भी थोड़ा कम मेवा चल जाएगा, आखिर उसने कौन सा बेटा पैदा किया है। बादाम के भाव भी तो आसमान छू रहे हैं, 400 ग्राम के बदले 200 ग्राम डाल देना, और बाकी के मेवे भी थोड़े थोड़े कम करके गेहूं का आटा थोड़ा ज्यादा डाल देना, ताकि लड्डू कम ना दिखे। ऋतु सब सुन रही थी, उतने में उसके सास की आवाज आई, क्यों जया, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें जब पीहू हुई थी, क्या उस समय तुझे रोहित से कम तकलीफ हुई थी? ऐसा थोड़े ही होता है, चाहे बेटा हो या बेटी, तकलीफ तो दोनों समय एक सी ही होती है। जब दोनों समय तकलीफ एक जैसी ही होती है, तो बेटी होने पर लड्डू में मेवा कम क्यों डाला जाए? वैसे तूने तो विज्ञान की पढ़ाई की है ना, तो तुम्हें अच्छे से पता है कि बेटा या बेटी होना पुरुषों के शुक्राणुओं पर निर्भर रहता है। फिर मैं ऋतु को किस बात की सजा दूं? और मैं तो बादाम थोड़े से ज्यादा ही मंगवाऊंगी, ताकि बाद में ऋतु को बादाम का हलवा बनाकर भी खिला सकूं। सासू माँ की यह बात सुनकर ऋतु सोचने लगी कि कितनी खुशकिस्मत है वह, जो उसे इतनी नेक विचारों वाली सास मिली है। कुछ देर बाद जब उसकी सासू माँ कमरे में आई, तो ऋतु भावात्मक होकर उनके गले लग गई और कहने लगी कि क्या मैं आपको मम्मी कहकर बुला सकती हूँ? आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।